Assalamu alaikum. In our earlier video, we discussed about cash flow statement and what is the purpose of cash flow statement, uh, why we prepare it. After that, we discussed the format of cash flow statement. Then we discussed what are the different activities involved in cash flow statement. Then we discussed all the activities one by one: operating activities, investing activities, and financing activities. At the end of that video, I said that we will do a practice question on it. So let's start doing it. Exercise 3.12. Basically, this is a question in which you just need to read a transaction and tell whether it will be reported in operating activities, investing activities or financing activities. अगर आपको ये पता चल गया कि कौन सी एक्टिविटी कौन सी ट्रांजैक्शन किस एक्टिविटी में रिपोर्ट करेंगे, तो आपका आप समझ लें कि ये बेस बनाने की बात कर रहे हैं कि जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज उसकी कैश फ्लो की स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपने जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा है उसमें से एक्टिविटीज अलग-अलग करनी है कि ऑपरेटिंग कौन सी है, इन्वेस्टिंग कौन सी है, फाइनेंसिंग कौन सी है। वंस यू आर डन विद इट, देन अगला क्वेश्चन क्या होता है कि अब जो इनफ्लोज हैं उनका टोटल करना है, जो आउटफ्लोज हैं उनका टोटल करना है, एंड पे उन सबको नेट कर देना है। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 13.12। सबसे पहले बात करते हैं अमंग द ट्रांजैक्शंस ऑफ मार्बल मैन्युफैक्चरिंग वर द फॉलोइंग। ये क्या था, वो उसकी ट्रांजैक्शन थी जो नीचे गिवन है, वन बाय वन गिवन है, और उसमें से आपने ये बताना है सिर्फ कि ऑपरेटिंग कौन सी है, इन्वेस्टिंग कौन सी है और फाइनेंसिंग कौन सी है। लेट्स स्टार्ट 13.12 फर्स्ट ट्रांजैक्शन। मेड पेमेंट्स ऑन अकाउंट्स पेएबल टू ऑफिस सप्लाईज। आपने ऑफिस सप्लाईज खरीदी थी, आपने उसकी पेमेंट्स कर दी हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने कहा था जो हमारी इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड आइटम्स हैं वो कहाँ चली जाएंगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। अब ये देखें ये क्या है, मेड पेमेंट्स ऑन अकाउंट्स पेएबल टू ऑफिस सप्लाईज। ऑफिस सप्लाईज, सप्लाईज एक्सपेंस हम कहाँ रिपोर्ट कर रहे होते हैं, इनकम स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे ये कहाँ पे चला जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की जो पहली हेडिंग आती थी हम लोग उसमें तो एक तो देखते थे डिविडेंड कहाँ से रिसीव किया मैंने, और दूसरी हम चीज देखते थे कि मैंने सेल कितनी की है, और उसके बाद हमारे एक्सपेंसेस आ जाते थे। एक्सपेंसेस में हम लोगों ने जो सबसे पहले एक्सपेंस बात करते थे वो बात करते थे पेमेंट्स मेड टू सप्लायर्स, यानी कि जो मैंने चीजें खरीदी हैं उसके सप्लायर्स को जो मैंने पेमेंट्स की हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में रिपोर्ट करते थे। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा यहाँ पे, अगर आपका करंट एसेट है, जैसे ये सप्लाईज हमारे करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स के अगेंस्ट जब हम पेमेंट्स कर रहे होते हैं तो यूजुअली वो पेमेंट्स भी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में चली जाती हैं। तो ये हमारा जो पहली हेडिंग है वो किस में चली जाएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। मतलब क्या है कि हम लोग इसको रिपोर्ट करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। क्यों, सप्लाईज एक्सपेंस को हम लोग उधर लेके जाते हैं, और सेकेंडली ये हमारी पेमेंट्स हैं टू सप्लायर, और सप्लायर की पेमेंट्स हमारे एक्सपेंसेस में आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारी है पेड द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द मॉर्गेज टू सेवंथ बैंक। अब ये क्या है कि मैंने एक लोन लिया, मॉर्गेज लिया हुआ था, लोन लिया हुआ था, उसकी मैंने प्रिंसिपल पेमेंट वापस कर दिया। जो एक्चुअल अमाउंट जितने का मैंने लोन लिया हुआ था वो मैंने वापस कर दिया। आपको ये बताया था कि जब आप किसी से कर्जा लेते हैं और वो कर्जा जब वापस करते हैं तो वो किन एक्टिविटीज में चला जाता है, वो चला जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एक दूसरी चीज जो जाती है वो जाती है ऑनर की तरफ से जो पैसा आ रहा है, यानी कि लाइबिलिटी वाली साइड यूजुअली किस तरफ हम लेके जा रहे होते हैं, फाइनेंसिंग में। अब लाइबिलिटीज में आप ये देख लीजिएगा, हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज की बात नहीं कर रहा, यूजुअली हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज की बात करें। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, अगर मैंने शॉर्ट टर्म बोरोइंग की है तो वो यहाँ पे फाइनेंसिंग में हम रिपोर्ट करते हैं, अदरवाइज रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं। अगर मैंने उधार पे चीज खरीद रही है तो वो फाइनेंसिंग में नहीं जा रही होती। तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, क्योंकि मैंने उधार लिया हुआ था, उधार मैंने वापस कर दिया, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएगा। थर्ड मेरे पास ट्रांजेक्शन है जी, पेड इंटरेस्ट चार्ज इज रिलेटिंग टू मॉड, सॉरी,
पेड इंटरेस्ट चार्जेस रिलेटिंग टू मॉर्गेज टू सेवंथ बैंक। अब आपने क्या किया, इंटरेस्ट पे कर दिया है। तो इंटरेस्ट जब हम पे करते हैं वो क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है। तो और एक्सपेंसेस हम लोगों ने आपको पहले बात डिस्कस किया था, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाते हैं, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में चला जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फोर्थ था जी, issued preferred stock for cash management plans to use this cash in near future to purchase another company। अब यहाँ पे वो क्या बात कर रहे हैं कि आपने प्रेफर्ड स्टॉक इशू कर दिया। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि जब हम पैसे रेज करते हैं थ्रू ऑनर्स, यानी कि शेयर्स इशू करके जब हम पैसे रेज कर रहे होते हैं तो वो हम लोग फाइनेंसिंग में रिपोर्ट करते हैं। तो ये फाइनेंसिंग में चला जाएगा। अब अगला अगर इसी का अब अगर आप देख लें मैनेजमेंट, इससे उसने करना क्या है, उसने कहा जी हमने इससे परचेज करनी है एक और कंपनी। अभी हमने परचेज की नहीं है, हम सोच रहे हैं कि यहाँ से जो पैसे आएंगे उससे कंपनी परचेज कर लेंगे। फिलहाल हमने जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है या जो ट्रांजैक्शन देखनी है वो किसकी देखनी है, हमने देखना है कि हमने ये एक्टिविटी रिपोर्ट क्या करनी है। और एक्टिविटी क्या है कि मैंने प्रेफर्ड स्टॉक इशू कर दिया। तो जब प्रेफर्ड स्टॉक इशू करेंगे तो हम इसको फाइनेंसिंग में रिपोर्ट करेंगे। तो बेसिकली ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। नेक्स्ट एक्टिविटी की हम बात कर लेते हैं जी, फिफ्थ एंट्री की है पेड सैलरीज टू एम्प्लॉयज इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट। आपने फाइनेंस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को सैलरीज पे कर दी और ये सीधा सीधा हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस को हम रिपोर्ट करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। सिक्स्थ एंट्री की बात कर लेते हैं जी। सिक्स्थ एंट्री है कलेक्टेड एंड अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर्स। अब यहाँ पे देखें तो ये अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर, आपको पता है जब मैं सेल को रिकॉर्ड करता हूँ, सेल्स की रेवेन्यू जो रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स का रेवेन्यू कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। तो आप जब मैंने कस्टमर से पैसे रिसीव किए हैं तो कहाँ रिपोर्ट करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। क्यों, सेल्स रेवेन्यू हमेशा हमारा कहाँ जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। सेल्स रेवेन्यू हो या डिविडेंड रेवेन्यू हो या इंटरेस्ट रेवेन्यू हो, ये तीनों रेवेन्यूज हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही जा रहे होते हैं। सेवंथ एंट्री हम लोग बात करते हैं जी, ट्रांसफर कैश फ्रॉम ए जनरल बैंक अकाउंट टू ए मनी मार्केट फंड। अब मैंने अपने बैंक अकाउंट से पैसे मनी मार्केट फंड में ट्रांसफर कर दिए। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, मनी मार्केट होती क्या, मनी मार्केट ऐसी मार्केट है जहाँ फाइनेंशियल एसेट ट्रेड होते हैं और उन फाइनेंशियल एसेट ट्रेड होते हैं जो शॉर्ट टर्म होते हैं। और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स को हम लोग जो ट्रीट करते हैं वो कहते हैं लेस देन 1 ईयर जिनकी मेच्योरिटी होती है, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर वो मेच्योर हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने एक कैश से पैसे उठाए और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर दी। और आपको पता है हमने अभी जो लास्ट वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था कि जब हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो एक उसके लिए हम यूज करते थे कैश इक्विवेलेंट। तो ये कैश इक्विवेलेंट है, तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिपोर्ट नहीं होगा क्योंकि एक कैश कन्वर्ट हो रही है कैश इक्विवेलेंट में। कैश इक्विवेलेंट अगर रिपोर्ट हो रहा है कैश में तब भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, अगर कैश कन्वर्ट हो रही है कैश इक्विवेलेंट में तब भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इस वजह से मैंने लिख दिया नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। 8th पॉइंट की बात कर देते हैं, यूज द कैश रिसीव्ड इन अबव टू परचेज मोर ऑन। अजान के बाद में ओके वी जस्ट डिस्कस्ड पॉइंट 7 जिसमें हम लोग कह रहे थे कि जब हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं फ्रॉम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट टू एन अदर कैश अकाउंट और कैश अकाउंट टू शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, तो उसके लिए हमें उसको कैश फ्लो का हिस्सा नहीं बनाते। 8 पॉइंट था हमारा यूज्ड कैश रिसीव्ड इन अबव इन फोर अबव टू परचेज मोर ऑन मैन्युफैक्चरिंग को। आप लोगों ने जो क्या था 4th पॉइंट में पैसे रेज किए थे, अब उससे आपने कंपनी खरीद ली। अब जब मैं कोई एसेट खरीदता हूं तो आपको बताया था जब एसेट बाय किया जाता है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। तो हम लोग इसको कहाँ लेके जाएंगे, हम इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको कह दिया ये कहाँ रिपोर्ट होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा। क्यों, ये एसेट की सेल या परचेज है। नेक्स्ट हम लोगों के पास पॉइंट 9 आ जाता है जी। पॉइंट 9 में हमने क्या है, मेड एन ईयर एंडिंग एडजस्टिंग एंट्री टू रिकॉग्नाइज अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। अब आपने हम लोगों ने चैप्टर 9 में पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन क्या होती है, अमोर्टाइजेशन क्या होती है और डिप्लीशन क्या होती है।
अब यहाँ पे उसने अमोर्टाइजेशन चार्ज कर दी। जब हमने अमोर्टाइजेशन चार्ज करते हैं तो ये ज़हन में रखिएगा, इससे ना कैश इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है। आपको पता है अगर हम डेप्रिसिएशन की भी बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं यूजफुल लाइफ से। कॉस्ट ऑलरेडी हम रिकॉर्ड कर चुके होते हैं। अब जब मैं सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ कॉस्ट की, तो यहाँ पे कैश तो इन्वॉल्व नहीं है। तो लिहाजा जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे डायरेक्ट मेथड से, तो आप कैश, ये नॉन कैश आइटम हो जाएगा और ये इसमें शामिल नहीं होगा। एक चीज ध्यान में रख लीजिएगा, डिप्लीशन, अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन का इफेक्ट जब हम इनडायरेक्ट मेथड से कर रहे होते हैं तो वहां पे वो आ रहा, उसका इफेक्ट आ रहा होता है। जब जब लेकिन जब हम डायरेक्ट मेथड से कर रहे होते हैं तो इसको हम नॉन कैश आइटम के तौर पे ट्रीट करते हैं। इसका इफेक्ट हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट पे डायरेक्टली नहीं आ रहा होता। तो ये इनडायरेक्ट मेथड में यूज होगा, डायरेक्ट मेथड में यूज नहीं होगा। नेक्स्ट 10th पॉइंट की बात करते हैं जी। At year end, purchased for cash and advertising spot on local radio station for the next 8 months. सिंपली एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस आपको पता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चला जाएगा क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हम लोग इनकम स्टेटमेंट में रिपोर्ट करते हैं। और मैंने कहा था इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड आइटम्स जो आपकी रिपोर्ट होंगी वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में रिपोर्ट होगी। नेक्स्ट हमारे पास 11th पॉइंट है। 11th पॉइंट में क्या था जी, पेड द एनुअल डिविडेंड ऑन प्रेफर्ड स्टॉक। हमने डिस्कस किया था कि जब हम किसी से कर्जा लेते हैं, ऑनर पैसे इन्वेस्ट करता है या हम कंपनी डिविडेंड पे करती है, ये तमाम चीजें कहाँ रिपोर्ट होती हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। कहाँ रिपोर्ट करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये क्योंकि मैंने डिविडेंड पे किया है तो ये हम लोग कहाँ पे रिपोर्ट करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट है 12th पॉइंट, पेड द सेमी एनुअल इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स पेएबल। आपने कोई बॉन्ड्स पेएबल लिए थे, उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, और इंटरेस्ट का खर्चा इंटरेस्ट एक्सपेंस है। इंटरेस्ट एक्सपेंस कहाँ रिपोर्ट करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में रिपोर्ट करेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने लिख दिया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट 13th पॉइंट है जी, received a semi-annual dividend from an investment in the common stock of an other corporation। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने कहा था रेवेन्यू रिसीव कर रहे होंगे, वो बेशक डिविडेंड की सूरत में है, वो सेल की सूरत में है। जहां से मेरा रेवेन्यू आ रहा होगा वो कहाँ रिपोर्ट होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में रिपोर्ट होगा। तो हमारा जो 13th पॉइंट है वो कहाँ रिपोर्ट हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। क्यों, ये एक डिविडेंड की एंट्री थी जिसमें मैंने डिविडेंड रिसीव किया है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी 14th पॉइंट है, सोल्ड फॉर कैश एंड इन्वेस्टमेंट इन द कॉमन स्टॉक ऑफ एन अदर ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या है, यहाँ पे मैंने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स बाय किए थे। अब बस आपको याद होगा जब हम किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स बाय करते थे तो हम उसको मार्केटेबल सिक्योरिटीज कहते थे, वो हमारा एसेट होता था। अब जब एसेट की सेल या परचेज होगी तो ये ध्यान में रखिएगा, हमने कहा था वो कहाँ जाएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगी। तो ये बेसिकली क्या था, हमारा एक फाइनेंशियल एसेट था जिसको हमने सेल कर दिया। जैसे ही मैं सेल करूंगा तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में रिपोर्ट हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिसीव्ड कैश अपॉन द मैच्योरिटी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इन कैश इक्विवेलेंट। आपने कैश रिसीव कर लिया कैश इक्विवेलेंट में जैसे ही मैच्योर हुआ। फॉर एग्जांपल आपने कोई 2 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई थी, वो मैच्योर होगी, 2 महीने के बाद आपको पैसे मिल गए। या आपने कोई 2 दिन की इन्वेस्टमेंट की थी, 2 दिन बाद वो मैच्योर होगी, आपको वो पैसे मिल गए। हमने कहा था कि जो कैश इक्विवेलेंट से कैश में कन्वर्जन होती है या कैश से कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्जन होती है, उसका हमारी कैश फ्लो पे कोई असर नहीं होगा। तो ये बेसिकली नॉन कैश आइटम बन जाए, हम इसको कैश इक्विवेलेंट के तौर पे ट्रीट करेंगे और ये हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं बनेगा। तो आई होप 13.12 इज क्लियर। मैंने 1.1 पॉइंट डिस्कस करने की वजह सिर्फ ये थी कि ताकि आपको ये पता चल जाए कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन सी हैं, इन्वेस्टिंग कौन सी है और फाइनेंसिंग कौन सी है। आई होप इट इज क्लियर। इस पे आपसे क्वेश्चन भी अभी ले लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।